चंद रोज़ पहले एक पंजाब काबीना की समरी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आई और समरी के अंदर एक आखिरी जो एजेंडा आइटम था वो ये था कि इमरान खान के ऊपर मज़ीद मुकदमात जो कायम करने हैं उसके ऊपर गौर होना है। आम तौर पर काबीना के लेवल के ऊपर जब इस तरह का कोई मुकदमा आता है तो बहुत ही कोई संजीदा नोयत का मुकदमा, आपने कोई बगावत का मुकदमा बनाना हो, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कोई हमले का मनसूबा बना, कोई उस मनसूबे के ऊपर मुकदमा बनाना हो, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर तो काबीना के पास मामला जाना चाहिए। ऑर्डनरी केसेस नहीं जाते, जैसे उसके ऊपर 100-150 इमरान खान के ऊपर मुकदमात हैं तो वो FIR दर्ज होती जाती हैं लेकिन काबीना जाकर उसकी मंजूरी नहीं देती। अज़मा बीबी, ये एक्सेप्शनल कुछ सर्कमस्टांसिस थे जिसके लिए काबीना की समरी के अंदर उसका तज़किरा है कि इमरान खान पे मुकदमात कायम होने। वो मुकदमात की क्या नोयत है जिसके ऊपर काबीना ने गौर किया? देखिए मलिक साहब, आपकी बात दुरुस्त है। कोई छोटे मामलात यकीनन काबीना के पास नहीं आते, लेकिन एक जो है वो सहाफ़ी हैं GTV के, उनकी तरफ से जो जेल की प्रोसीडिंग्स को भी कवर करते हैं, उनकी तरफ से ये रिटन जो है वो कंप्लेंट आई कि इमरान खान साहब हो या उनकी पार्टी के बाकी लोग हों, वो उनका 11 दफ़ा एक सेम पैटर्न जो है वो देखने में आया है, जिसके अंदर वो मुल्क के अंदर जो है वो फसाद की, इंतशार की, फिर यही मुजीबुर रहमान की 1971 की, इनकलाब की, और जो है वो सड़कों पे आ जाएंगे, फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, फिर वो IMF को ख़त लिखना तो एक वैसे रूटीन मैटर है, या फिर डेली टेलीग्राफ के अंदर जो है वो खौफनाक किस्म का पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कॉलम छापना हो, ये सब चीज़ें, और ये सब कुछ जेल से आ रहा है। वहाँ से वो जेल से फीड करके भेजते हैं और ज़ाहिर है फिर वो आगे चलता है, और फिर वो पूरी पार्टी बाहर निकल के यही बात करती है इमरान खान है तो पाकिस्तान है। ये भी खुदा न खास्ता हमने ये भी सुना है इन्हीं कानों से, हमने ये भी सुना है कि जी अगर पाकिस्तान जो है वो उसका वजूद जो है वो इमरान खान की वजह से है। सो कभी उसके जो है वो असासों के बारे में, कभी अब कल 28 मई है मलिक साहब, कल पूरी कौम जो है सबको पता है 28 मई की पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुकदमात क्या होंगे इमरान खान के खिलाफ, मुकदमात की नोयत क्या है जिस पे काबीना ने गौर किया? जी मैं आ रही हूँ। अब पूरी कौम जो है वो 28 मई जो है वो सेलिब्रेट करेगी। आप देखिएगा ये कल क्या करते हैं, जो ये हमेशा से करते आ रहे हैं। सो ये एप्लीकेशन जो है ये दी गई और ये एप्लीकेशन होम डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हुई। होम डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर इंक्वायरी की और पैमरा हो या बाकी जो इदारे हैं उनसे बाकायदा तौर पर ट्रांसक्रिप्ट जो उनकी ख़बरें आई हैं, जो जेल से बाकी रिपोर्ट होती रही, वो तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया और उसके बाद इस रिपोर्ट को जो है वो कैबिनेट के अंदर पेश किया गया। और ये हमारा क्रिमिनल जो CRPC है उसकी शिक जो है 196 के तहत इस किस्म के मामलात को कैबिनेट जो है वो देखती है और उसके बाद कोई कार्रवाई जो है वो उसके ऊपर लिखी जाती है। तो अब हमारा कोई एजेंडा नहीं है, ना हमने कुछ सोचा है कि हमने इमरान खान के साथ जो है वो कुछ करना है, ना मैं AC उतारूंगा, ना मैं घसीट लूंगा, मैं जीने नहीं दूंगा, हमारा ऐसा कोई CRPC की कौन सी शिक है जिसपे काबीना ने गौर किया? मैं अभी भी नहीं समझ पाया अज़मा बीबी, कौन सी CRPC की ऐसी शिक है जिस पे काबीना ने गौर किया? जी मैं गुजारिश करती हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। और जिसके ऊपर ये है जी ये 196 है, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 6 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, और ये है पनिशेबल अंडर सेक्शन 108A और सेक्शन 153A और सेक्शन 194A और सेक्शन 195A। ये तमाम जो है ये कहते हैं रियासत के खिलाफ फिर बगावत का इल्जाम हो गया ना जी, अपॉन कंप्लेंट। एग्जैक्टली, ये तो अज़मा बीबी रियासत के खिलाफ बगावत का इल्जाम हो गया ना बाय द ऑर्डर। जी बगावत और किसको कहते हैं? मैंने जैसे गुजारिश की कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है। अब इसके ऊपर जो डिपार्टमेंट है वो यकीनन फैसला करेगा कि उसके कौन से सेक्शन लगाने हैं और उसको कैसे देखना है, लेकिन स्टेट के खिलाफ साजिश तो हो रही है। कभी कहा जाता है मुझे जहर दे के मार दिया जाएगा, कभी मुझे हार्पिक पिलाया गया है, मेरी बीवी को हार्पिक पिलाया गया है, कभी वो कहते हैं मुझे मारने के लिए बंदे छोड़ दिए गए हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। एक तरफ वो जेल के अंदर अयाशी कर रहे हैं, मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, TV देख रहे हैं, अखबारें पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो साजिश क्या होती है? IMF को खत लिखना पाकिस्तान की खिदमत है। कानूनी मामलात में तो एक्सपर्टीज महारत आपकी है, अज़मा बीबी भी जानती हैं कानून को, तो ये जो रियासत के खिलाफ बगावत जैसे इक़दाम थोड़ा सा आप ही रोशनी डाल सकते हैं। बस जी यही तो मुमासलत नज़र आती है 1971 की और अब की, कि जिस तरह उस वक्त मुजीबुर रहमान के साथ किया जा रहा था। वो मैं अज़मा बुखारी साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो उनकी 1966 की 6 नुकात जो हैं उनको पढ़ लें। उन्होंने एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम की बात की थी, उन्होंने सेंटर में कुछ
महदूद सब्जेक्ट्स को रखने की बात की थी मरकज़ में। उन्होंने दो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स दोनों विंग्स की जो है अलग करने की बात की थी, क्योंकि नाजायज़ वो समझते थे फ़ायदा उठाते हैं उनकी विंग की अर्निंग्स का, एंड सो फोर्थ। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनके साथ वो पाकिस्तान के झंडे ले लेकर फिरते थे। वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी थे, लेकिन बहरहाल उन हालात और उस वक्त की जो जबर है उन्होंने उसको मजबूर किया। बाय द वे अपने नुकात की वजह से वो पॉपुलर हुए, उन्होंने पॉपुलर मैंडेट विन किया, बजाय उनको इख्तिदार देने के उनके ऊपर जंग जो है मुसल्लत कर दी गई। फिर और लोग जिन शिकों का भी अज़मा बीबी ने हवाला दिया कि आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि ये मुकदमात की नौयत किस तरह की है जिस पे काबीना गौर कर। ये खुद ही तो कह रही हैं कि ये क्योंकि इनको बेहतर पता है जी, क्योंकि इन्होंने ये उस मरहले से सारे से गुजरी हैं, उस प्रोसेस से, कि ये ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है। मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि हमारा इसमें बड़ा वाज़ेह जो है मौक़िफ़ है कि ये सारी जो स्टेट की पॉलिसी है वो यही है कि पहले वो 200 जो मुकदमे उसमें से सारे के सारे यही हैं, अपना फॉल्स फ्रिवलस फेक केसेस जो हैं, ये जो साइफ़र वाला केस है, ये जो इद्दत वाला केस है, जो तोशाखाना वाला केस है, इसके जो है फ़ैसले सेट असाइड होने के ऊपर आए हुए हैं अपील के अंदर, बेल्स हो रही हैं उनकी एक के बाद दूसरे केसेस के अंदर। तो इनको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा देर उनको वो कैद नहीं रख सकेंगे, तो अब ये नया शाखसाने जो हैं वो शुरू कर रहे हैं, और दैट्स ऑल। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि अगर ये पैटर्न देखना है ना, तो मियां नवाज शरीफ की तकरीरों का पैटर्न भी उठा के देख लें, जो वो कर रहे थे आज से चंद साल पहले ही वीडियो लिंक के जरिए। सर 2017 में नवाज शरीफ ने जो तकरीरें की थी, आपकी जमात ने उसके ऊपर अपने आई थिंक ऑफिशियल सोशल मीडिया से उनके खिलाफ इल्ज़ाम आयद किया था कि ये मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ। आप ही लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया था 2017 में, जब वो मुझे क्यों निकाला की कैंपेन चला रहे थे। तो ये यहाँ हम मुजीबुर रहमान अदलते बदलते रहते हैं, कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ। हमें सियासी तौर पर दुरुस्त काम करना चाहिए। आपको सिर्फ ये बता देता हूँ आईनी और कानूनी तौर पर कि जब ये इनकी तकारीर का पैटर्न और मरियम बीबी की तकरीरें भी उस वक्त की देख लें, और फिर उससे पहले आसिफ ज़रदारी साहब की जो ईंट से ईंट पर जाने वाली तकरीर है उसको भी मद्देनज़र रखें। हमारा आइन जो है वो ये भी वादा करता है, गारंटी करता है कि हर एक को कानून में यकसां तसव्वुर किया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये नहीं चेरी पिक कर सकते, सिलेक्ट कर सकते कि जी एक लीडर ने ये कुछ कहा है तो यही स्टेट के खिलाफ बात कर रहा है, जब बाकी दोनों जो हैं वो सदर और वज़ीर आज़म और इस तरह के ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये इंशाल्लाह ये आए ये मामलात मैदान के अंदर, और अदलिया के साथ जो सलूक किया जा रहा है और जिस तरह उसको दबाव में लाया जा रहा है वो तो अब खुली, अब ओपन सीक्रेट है ना, वो बिल्ली तो थैले से बाहर आई हुई है। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि ये केसेस जो हैं जो ये बनेंगे ये इसी तरह मुंह की खाएंगे, ये आईनी बुनियाद के ऊपर क्वाश होंगे, और ये आने तो दें इन केसों को। हमारी लीगल टीम तैयार बैठी हुई है इनके लिए, ये जो भी शिकें हैं। अभी से थोड़ी देर पहले 2 ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं। एक के तहत इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसके अंदर रिटायर्ड जज तैनात किए जा सकते हैं, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस वक्त बहुत अहमियत के हामिल इसलिए हैं कि पीटीआई वाले ढेर सारे केसेस उनके लेकर गए हुए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास, जहां उनकी उम्मीद ये है कि जहां वो फॉर्म 45 और 47 का डिस्प्यूट है इन ट्रिब्यूनल से फैसला आएगा। तो रिटायर्ड जजेस के लिए ऑर्डिनेंस ये एक नई कंट्रोवर्सी होगी। और दूसरा जो नैब की हिरासत है वो 14 दिन से बढ़ाकर 40 रोज़ करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। दोनों की टाइमिंग काफ़ी मुतनाज़ा होगी और इस पर कंट्रोवर्सी आएगी। 1971 के ऊपर पीटीआई आजकल बात कर रही है, तो 1971 में अवामी लीग का 160 नशिस्तें ख़त्म करके जमात को कालदम करार दे के वो नशिस्तें तकसीम कर दी गई थी जमात इस्लामी, कन्वेंशन लीग, क्यूम लीग और दीगर जमातों के अंदर। ये वाली रविश हमें छोड़नी पड़ेगी। अभी भी जिसका हक़ है उसको जाना चाहिए। अज़मा बीबी आपके पास आ रहा हूँ, हमें क्या ज़्यादा शफाफियत के साथ इस मामले को निपटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बजाय ये कि रिटायर्ड जजेस गए ट्रिब्यूनल में और एक नया तनाज़ा सामने आ जाए? नहीं, ये ज़्यादा शफाफियत ही तो है मलिक साहब। क्या कासिम सूरी की तरह पाँव के अंगूठे लगे होने के बावजूद जो है वो 5 साल स्टे के ऊपर जो है वो गुजार दिए जाएं? और ये हमारी तरफ से और गुड फेथ क्या हो सकता है कि हम जल्द अज जल्द इन हुकूमत जो है वो इस ट्रिब्यूनल के ज़रिए जो है वो इंसाफ चाहती है। और ये इनके कहने के ऊपर तो नहीं होता ना, फॉर्म 47, 45 ये मतलब ये करते रहे। ये आरटीएस जो है वो उस वक्त तो उनको खैर याद नहीं था, और आज इनको नई फॉर्म 45, 47 की स्टोरी है। ये वैसे ही जैसे आज जो है वो शेख मुजीब जो है वो इलेक्शन से पहले जो है वो बहुत मुहिब्बे वतन हो गया। आज उसकी डिमांड्स भी बता दी वलीद साहब ने, लेकिन उससे पहले तो हमें बताया जाता था कि वो गद्दार वतन है। हमें तो शेख मुजीब के बारे में आप जो है वो पूरा आपने कहा कि उसके ऊपर आपने पूरा एक थीसिस होता था कि फ़ौज जो है उसका कोई कसूर ही नहीं था, शेख मुजीब ही गलत था, वो गद्दार था। आज वो मुहिब्बे वतन है, आज वो सबसे बड़ा हीरो है। तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे ये बता दीजिए कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की स्पीच हो या आसिफ ज़रदारी स्पीच हो, उनमें से किसी ने क्या 9 मई किया? मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है हाई जैकर बना दिया गया।
उनको उनको जो है अटक किले में रखा गया। उनके पास 21 इंच का टीवी और ये मुर्गे और ये सब नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने कहीं कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। उन्होंने कभी कहा कि फलाने को जो है वो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके ऊपर FIR काटो, मैंने जो है वो मैं कोर कमांडर के हाउस में घुसना है और मैंने जाके पाकिस्तान के जो फौजी तैयार है उनको आग लगानी है। ये किया किसी ने? इमरान खान से अब कोई जेल में जाके नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि IMF को खत लिखो और कोशिश करो पाकिस्तान को पैसे ना मिले, पाकिस्तान माशी तौर पे डिफॉल्ट कर जाए। क्या नवाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान को फोर्स कर रहे हैं कि वो अभी भी बैठकर जो है अंदर प्लानिंग करे कि पाकिस्तान का जो है माहौल खराब कैसे करना है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान से जो है वो कह के टेलीग्राफ के अंदर जो है वो पूरी पाकिस्तान की फौज, पूरे पाकिस्तान के इदारों को जो है वो चार्जशीट करवा रहे हैं? ये नवाज शरीफ साहब करा रहे हैं। वली साहब से इमरान खान ही है। वंस फॉर ऑल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर रिटायर्ड जजेस, आपका रिएक्शन? अब इन्होंने बहुत सी बातें की हैं, अब मैं बार बार तो वापस उस सब्जेक्ट पर नहीं जाऊंगा। बदकिस्मती से हमारी तारीख़ के अंदर बहुत से मुहब्बे वतन लोगों को जब दीवार से लगाया गया तो फिर नताइज जो आए वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोसनाक थे। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। ये जो आप ट्रिब्यूनल्स की, रिटायर्ड जजेस की जो है बारे में जो ऑर्डिनेंस जो मंजूर हुआ है अभी या जो जारी किया गया है, ये एक क्लासिक केस नज़र आता है हमें एक फ़िक्स्ड मैच का। अब आप देखें कि 5 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 6 जजेस के नाम दिए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स लगाने के, और 1 महीने और 22 दिन के बाद हुकूमत क्या करती है? हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करती है। सेनेट का इजलास जुमे तक चल रहा था, उसको ख़त्म करके, प्रोरोग करके, ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवान ना बैठे हों, इस ऑर्डिनेंस को जारी किया गया है। और इससे ज़्यादा बड़ी बदनीयती जो है और ये गठजोड़ आपस में जो हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का है, जो एक आइनी इदारा है जिसका फ़र्ज़ है कि मुल्क के अंदर जो है शफाफ और आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शंस हों, जो करप्ट प्रैक्टिसेस से पाक हों, ये तो मसीहा खुद ही मौत का सामान पैदा करने का जो है वो हिस्सा बना हुआ है। इससे ज़्यादा मुतनाज़ा और क्या बना सकता है 8 फरवरी के इलेक्शन को? ये एक मैंने आपको बता दिए सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स कि कब नाम तजवीज़ किए गए और क्या हर्ज था जब ये जजेस जो हैं ये जो अपॉइंट हो जाते और ये उनको स्टॉल करते रहे, ब्लॉक करते रहे, और अब ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया है। इससे ज़्यादा बड़ी बदनीयती चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल जी, इससे ज़्यादा बड़ी बदनीयती सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी बदनीयती हाई कोर्ट के अंदर ये मामला पेंडिंग है, लाहौर हाई कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इससे बड़ी बदनीयती और फिक्स्ड मैच और बेईमानी जो है ये अब देखने में नहीं मिलती। और लेकिन पाकिस्तान ही है, हम जिस तरह कड़ाही में से आग में छलांग लगाते हैं ना, हम वही कर रहे हैं जी। अब बहुत किस्मत है हम लोग। अज़मा बीबी, ये एक तनाज़ा है जो मेरा ख्याल है मसाइल बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। आप क्या कहती हैं? कतन नहीं, क्यों बढ़ाएगा? मुझे ये बताइए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं, पहले जो हमारे हाजिर सदर जज हैं, एक तरफ ये कहा जाता है कि जी हमें इंसाफ नहीं मिलता, दूसरी तरफ जुम्मा ये 1 घंटे के अंदर इनकी पिटीशन दायर होती है, आधे घंटे में वो लग जाती है, अगले घंटे में रिलीफ मिल जाता है। क्या ये सारे पाकिस्तानियों को ये सहूलत मौजूद है? और क्या ये चाहते हैं कि जैसे इन्होंने लटकाया था RTS के जरिए, जब ये आए थे पूरे सिस्टम को रिग करके, वो इनको मेरा ख्याल है शीशा नजर आता है अपने सामने, तो इसलिए इनको जो लगता है कि यार जो हमने किया था शायद हमारे साथ होने जा रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि जो एक प्रेशर है अदलिया के ऊपर, जो इतनी ज़्यादा उनके पास मुकदमात की एक फहरिस्त है, उनके पास टाइम नहीं है इन ट्रिब्यूनल्स को देने का। हम चाहते हैं ट्रिब्यूनल्स जो है वो टाइम दें, टाइम देने के बाद जो है वो तमाम प्रोसेस को फॉलो करते हुए, और ये जो अभी फिर ये एक बड़ी अजीब बात की है वलीद साहब ने, यानी इनके मुताबिक सारे प्रोसेस को जो है वो बुलडोज कर देना चाहिए। यानी जो एक पहला प्रोसेस है कि आप इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, वो बुलडोज कर देते और पहले जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में चले जाते हैं। ये कहाँ होता है भाई, खुदा का वास्ता है। नाक जो है वो, ये आपकी कानून जो है ये आपकी नाक की मोम नहीं है। जैसे आप पहले पिछले 5 साल उसको मोड़ मोड़ के चलाते रहे, वैसे चलती रहे। कानून को अपना ड्यू कोर्स लेना होता है। डरते क्यों हैं? इनके पास है ना सारे प्रूफ। प्रोग्राम का वक्त ये जाके ट्रिब्यूनल में साबित कर देंगे जज कोई भी हो।